CAPF एसी प्रीवियस ईयर्स में साइंस में आज हम क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे, उनको देखेंगे। 22 में 27 क्वेश्चंस जो हमने कोर साइंस के लिए थे, कुछ करंट के भी होते हैं। इस वाले में 21 में हमने 30 क्वेश्चंस हैं उसको लिए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज के डेट में न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो यू शुड नो आल्सो न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल जो भी है वो 9th 10th के लेवल के ही आएंगे, हायर लेवल के नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी के लेवल के आएगा, नहीं, आपको जो भी है वो 9th और 10th लेवल का ही आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें ये न्यूमेरिकल ही आपका है कि द टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 सेकेंड। जो डिफरेंस है टाइम का, जो मेघ गर्जन हो रहा है और बिजली कौंध रही है, तो उसका अंतराल 10 सेकेंड है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट इन एयर आर 330 मीटर पर सेकेंड एंड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली हाउ फार अवे इज द स्टॉप। अब ये देखो, यदि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कोई है, तो समझो 1 सेकेंड में आपका 3 लाख किलोमीटर चल ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रेवल कर लेगा। तो जो लाइट है उसको हम छोटे मोटे डिस्टेंस में नहीं मापते हैं। अब 3 लाख किलोमीटर, तो आप सोचो कि यहाँ से चंद्रमा का दूरी जो है वो आपका 3.84 लाख किलोमीटर है। तो वो वहां 1.3 सेकेंड में आ जाता। ये 10 सेकेंड दिया हुआ है, दैट्स मीन ये इसका जो स्पीड और जो लाइट वाला है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। अब ये मेन हमको क्या देखना है कि 330 मीटर पर सेकेंड है 1 सेकेंड में साउंड का, और ये 10 सेकेंड लगता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना है 3300 मीटर अप्रॉक्स। एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, अबाउट कर रहे हैं। इस वजह से अबाउट कर रहे हैं कि ये जो 330 एक्चुअल में नहीं, ये जो दिया हुआ है उस आधार पे ये कर रहा है। तो ये जो आपका है अबाउट 3300 मीटर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन द एयर। जो ये हमारा सनलाइट होता है तो विबजियोर में होता है, तो ये कितने हैं 7 कलर हैं। तो 7 कलर में यदि इधर से आप वायलेट से रेड की ओर जाते हो तो वेवलेंथ आपका बढ़ता है, लेकिन यदि रेड से वायलेट की ओर जाते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो ये वेवलेंथ कह रहा, तो वेवलेंथ जो आपका होता है 0.4 माइक्रोमीटर, या हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर, व्हाटसोएवर ये हो, से लेकर के ये 0.7 या 75 कह सकते हो माइक्रोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 7500 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 750 नैनोमीटर। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपको ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि किसी भी फॉर्म में। तो ये चूंकि देखो ये लोएस्ट है वायलेट का, तो ऑब्वियसली बात है ये डी हो जाएगा 0.4 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आर यूज टू कुक फूड। तो जो भोजन पकाने के लिए किस और किन विद्युत चुंबकीय विकिरण और विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये आप देखते हो कि जो खाना पकाने के लिए जो होता है, इन नॉर्मली क्या होता है कि आप खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज करते हो माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन नॉर्मली क्या है, जो आपका इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड में जो एक तरह से एनर्जी उसमें भी है, लेकिन अभी हम जो है उसके इक्विपमेंट्स को यूज नहीं करते। अब ऐसा नहीं है ना कि सनलाइट में डायरेक्ट आ रहा, आप वहां खाना रख के उससे नहीं पकाते हो, उसमें हीट एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो माइक्रोवेव का जो मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, उसमें हम बनाते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। एक कोई लेंस है उसके जो आपके फ्रंट में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर में। द इमेज फॉर्म इज रियल, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब है कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, ये इस पर आपको ये करना है। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला आपने लेंस वाला में पढ़ा होगा, 1/f=1/u प्लस 1/v। तो इसका मतलब u जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v जो है वो आपका इमेज का है। तो 1/f ये कह रहा है। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ ए लेंस
द इमेज फॉर्म्ड, तो लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है, और जो इमेज होता है रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज, इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस पे, तो 1/f इक्वल टू, अब ये चूंकि क्या है -1/10 लोगे, और ये चूंकि आपका है ये में 1/f करोगे तो -1/10, और इसको ये साइन आपका माइनस में ये हो जाएगा, तो माइनस, चूंकि इधर आपका सेम साइज करा, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज, तो इसका -1/10 और इसका भी -1/10 आपका हो जाएगा। तो नीचे ये रखोगे तो 10 -1 तो ये हो जाएगा -2/10 इक्वल टू क्या है -1/5, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया -5। अब ये माइनस, तो देखो एक्चुअल में क्या है ना कि 5 आज जब आ गया तो 5 सेंटीमीटर है, तो अब 5 सेंटीमीटर में दो होता कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तब ये आपके पास दिक्कत होता, तो सिंगल है तो आपका ये 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। शॉर्ट साइटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो निकट दृष्टि, अब लगेगा कि निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट के वस्तु को देखने में दिक्कत होगा, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो शॉर्ट साइटेड पर्सन है तो वो जो नियर ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली देख सकता है, तो कह रहा है कि सी द नियर ऑब्जेक्ट ब्लड, नो, तो ये गलत हो गया। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but distant object blurred and a concave lens is used to correct this effect, तो ये बी एक करेक्ट है। ये देखो इसमें ये ब्लर्ड है नियर ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं होगा, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड एंड कन्वेक्स, तो इसमें एक्चुअल में देखो बी और डी में ये था, लेकिन इसके यूज के लिए दो हमें है बी, कनकेव लेंस करते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो है वो आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो ये सी इसका होगा, ये फैक्चुअल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको जानना आपको जरूरी जानना चाहिए, क्योंकि आप साइंस बेसिक एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज लार्ज एयर स्पेसेस, तो कहता है कि कौन सा जो ये प्लांट टिश्यू है उसमें लार्ज एयर स्पेसेस, यानी कि जो, अब ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये इसमें मेमोराइज जब तक नहीं करते हो, जब तक नहीं जानते हो, तब तक जो आपके लिए बहुत सारे जो बायोलॉजी में या आपके साइंस में कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी होते हैं तो वो आपके मुश्किल होते हैं, तो ये इसको, अब ये इसमें देखो क्या है ना कि शायद जिनको हिंदी वाला पता है तो ये देखो वायुतक है, तो वायुतक जो है यानी कि एरेंकाइमा जो है वो आपका होता है, तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो कुछ आप एक आधा और देखोगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि जिसमें आपको हिंदी पता है तो मे बी हिंदी उसका ऐसा ट्रांसलेशन रहता है कि उससे आप पकड़ लोगे, तो ये वायुतक है तो इसका मतलब है उसमें वायु रह रहा, एयर रह रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा इसमें नहीं है, तो लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि वो दो बॉडी के पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, जैसे इनफैक्ट ब्लड भी जो आपका है, रक्त जो आपका है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो लिगामेंट, लिगामेंट टीयर जैसे होता है ना कि पैर वगैरह में तो लिगामेंट टीयर हो गया तो वो आपका चलने में प्रॉब्लम होगा, टेंडन ये भी आपका होता है, ओके। अब स्मूथ मसल जो है, चिकनी पेशी, वो आपका जो है वो कनेक्टिव और टिश्यू नहीं है, ये मसल टिश्यू है, ठीक है, ये मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। फिर कार्टिलेज जो है उपास्थि, ये भी आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें से समटाइम ये आ सकता है ना कि नेक्स्ट मान के चलो कभी क्वेश्चन पूछा गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको ये जानना चाहिए लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन जो है कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, इनफैक्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, जो हमने बताया था कि एच आर विटकर ने जो प्लांटी एनिमलिया मोनेरा पोटिस्टा ये सब में जो डिवाइड किया है, तो उसमें कह रहा है कि कौन जो है मोनेरा से बिलोंग करता है, तो जो मोनेरा एक्चुअल में क्या है कि दे आर लैकिंग अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, इनफैक्ट 22 वाला जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें प्रोकारियोट्स एक बताया था, प्रोकारियोट्स जो टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और या कह सकते हो वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, और ये
दे लैक मल्टीसेलुलर बॉडी। तो ये कौन है? एनावेना। तो ये जो एनावीना और ये एनावेना जो कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following diseases does not transmit through fine droplets coming out from mouth or nose of an infected person? वो अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आप देखते हो, तो उसमें क्या था ना कि जो डिस्टेंस 2 मीटर के डिस्टेंस, वो जो कहते थे ना कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसका मतलब है कि आप यदि छींकते हो, खांसते हो, या आपके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट निकल रहा है, तो उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो करा कि किसमें इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि कौन ऐसा डिजीज है जो ट्रांसमिट एक दूसरे से? तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में होता है। कोविड-19 तो हाईली है, ये इसको आप देख ही रहे हो। और ये ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। एचआईवी, एचआईवी एड्स में नहीं होता है। इनफैक्ट ये बोलते हैं ना कि एड्स नहीं होता खाने साथ में खाने पीने से, कि आप एक थाली में भी खाना खा रहे हो एक दूसरे से प्रॉपर, तो वो नहीं होता। उसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट से, ये सबसे एड्स, एचआईवी एड्स नहीं होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, which one of the following is not a breakdown product of glucose during respiration? जो ग्लूकोज है वो एक एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। ग्लूकोज इनफैक्ट इंस्टेंट आपको एनर्जी भी देता है। अदर फूड्स के कंपैरिजन में ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि कुछ भी होता है तो लगता है कि थोड़ी वीकनेस हो रही है, तो ग्लूकोज या ग्लूकोन डी ये कह सकते हो, तो मेन ग्लूकोज है। और ग्लूकोज से ही एक्स्ट्रा आप उसमें एडिटिव्स मिला देते हो। तो कह रहा है कि कौन इसमें से जो है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है? तो इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, वाटर है, मिथेनॉल नहीं है। मिथेनॉल जो क्या है, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ये हार्मफुल है, ये हानिकारक है। इनफैक्ट देखोगे कि बहुत बार जो ये शराब पीने से किसी का जो डेथ होता है, किसी पर्सन का, तो वो उसका क्या कारण होता है? उसमें मिथेनॉल यदि मिलाया हुआ है, तो मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस आपका होता है। ओके, सो ये जो है मिथेनॉल इसका प्रोडक्ट नहीं है। और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, समटाइम ये भी आपको जानना चाहिए, C6H12 और O6। ये 2 स्टेज में एक्चुअली ब्रेक होता है। एक आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ओके, जिसमें कि जो आपका ग्लूकोज है वो 2 मोलेक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक आपका एक तरह से सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। उसमें पायरुवेट जो आपका है, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरेशन में पायरुवेट बना, वो आपका ब्रेक हो जाता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो वो आपको एनर्जी मिलता है। तो इसका ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि उसमें एनर्जी लगाना पड़ता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा, बाहर रिलीज हो रहा। अब ये आप इसको देखो, फर्स्ट जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में, तो जो चूना को आप पानी में मिलाओगे तो चूना का जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म कैसे हुआ? वो उसमें से एनर्जी रिलीज हुआ, और वही रिलीज एनर्जी जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है, उष्माक्षेपी है। तो ये तो नहीं होगा आपका आंसर। यानी नेक्स्ट आपका CuCO3, CaO और प्लस CO2। हाँ, ये इसको जब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी कर सकते हो, तो या जो आपका चूना पत्थर भी कर सकते हो उसको। तो CaCO3 जो है उसको जब आप CaO और प्लस CO2 में ब्रेक करते हो, तो एनर्जी आपको अप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी आपको लगाना पड़ता है। एनर्जी लगा करके हीट करोगे, तब जा करके वो आपको एनर्जी ये ब्रेक होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो आपका इंडोथर्मिक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब ये एक्चुअल में देखो, कार्बन जब जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपको हीट मिल रहा है, आप खाना बना रहे हो, आप अपने रूम को गर्म कर रहे हो, किससे? तो ये इसी रिएक्शन से। तो ऑब्वियसली ये तो आपका इंडोथर्मिक नहीं है, ये तो एक्सोथर्मिक है। फिर मीथेन जब जलता है तब भी आपको एनर्जी बहुत सारा मिलता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक हो गया। तो बी जो है वो सिर्फ इंडोथर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, तो पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक फफूंदी जैसा आपको जो लग जाता है, खास करके जैसे किसी चीज को, आप पनीर को या कुछ और चीज को
या बटर को, फॉर एग्जाम्पल ताजा मक्खन आपने निकाला और उस मक्खन को छोड़ दो, तो उसमें देखोगे फफूंदी जैसा लग जाता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो उस रेंसिडिटी का कारण क्या होता है? वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो क्या है, इसमें भी तो ऑक्सीजन की मात्रा है, हाइड्रोजन की उपस्थिति। नाइट्रोजन जो है लिस्ट रिएक्टिव है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे, ये आपका एसटीपी या कह सकते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं करता है, तो ये रेंसिडिटी से बचाता है। तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अ मिल्क मैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ मिल्क। एक्चुअली सती आप देखोगे तो जो ये मिल्क है, मिल्क में देखोगे कि कुछ एसिड पाए जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट एसिड है जो मिल्क में पाया जाता है। तो यदि मिल्क में एसिड पाया जा रहा, इसका मतलब क्या है कि ये स्लाइटली बेसिक है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से हम नीचे जिसका पीएच होता जाता है वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर यदि जिसका पीएच होता जाता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो यदि 7 से नीचे है, यानी कि मान के चलो 6.5 से 6.7 के आसपास होता है मिल्क का पीएच होता है। तो यदि मिल्क का पीएच 6.5 से 6.7 है, इसका मतलब वो एसिडिक है। अब एसिडिक यदि है और उसमें से आप बेकिंग सोडा मिलाते हो, तो बेकिंग सोडा क्या है? वो आपका बेकिंग सोडा क्या है? बेसिक है। तो बेस है और इसको एक एसिड में मिला रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसकी बेसिसिटी इसके एसिडिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका मतलब बेसिक बनेगा, अल्कलाइन बनेगा, लेकिन वीक अल्कलाइन बनेगा। तो ये वीकली अल्कलाइन, स्ट्रांगली नहीं बनेगा। स्ट्रांग तब बनता जब इसमें भी बेस होता, मिल्क में भी और ये भी, तो दोनों बन जाता अभी। और स्ट्रांगली एसिडिक नहीं बनता, क्योंकि ये भी यदि बेकिंग सोडा एसिडिक होता तो बनता, एसिडिक का ये नहीं है। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उससे कौन जो है इसमें से यूजुअली कह रहा है? तो यूजुअली जो होता है कॉपर ऑक्साइड जो है वो इनमें से लीस्ट रिएक्टिव है। ये यूजुअली करा, यानी कि सम सर्टेन कंडीशंस में वो रिएक्ट करेगा, बट सामान्य कंडीशन में, सामान्य टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पे, इन जनरल यदि कोई भी हम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस उसमें ऐड नहीं करते हैं, यानी कैटलिस्ट हम ऐड नहीं करते हैं, तो ये जनरल रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, which ये when calcium metal reacts with sulfuric acid, the reaction stops after a short while। तो कैल्शियम Ca है और प्लस H2SO4, ये जब रिएक्ट करता है तो ये क्या आपका बनता है? CaSO4 और प्लस H2, ये H2 गैस आपका निकल रहा है। तो ये करा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो होता है क्या है कि रिएक्शन ये बंद हो जाता है। ये रिएक्शन क्यों बंद हो जाता है? कह रहा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर। में फिजिबल है तभी तो ये बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट जो CaSO4 is insoluble in water and covers the calcium metal preventing it from reacting any further। यही आपका बी जो है appropriate आंसर। नेक्स्ट आपका है, formed calcium sulfate requires 2 molecule of water। नो, इसका कोई मतलब नहीं। formed calcium sulfate is unstable। नो, ये भी आपका appropriate आंसर नहीं है, तो ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 का रहा कि when a white light beam is made to fall on a hollow prism filled with water, कोई एक प्रिज्म आपका है, ये तो स्प्लिट आपका लाइट हो जाता है। ये प्रिज्म में को मान के चलो खाली प्रिज्म है और उसमें हमने पानी भर दिया, तो ये व्हाइट लाइट जो गया, तो इसमें कह रहा है कि इट ब्रेक्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। 7 जो विबजियोर हमने बताया था कि विबजियोर कलर में आपका डिवाइड हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सफर द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इसमें से रेड जो है सबसे कम होगा। फिर जैसे जैसे आप जाओगे तो ये आपका विबजियोर इस ढंग से YOR, रेड सबसे कम होगा और वायलेट जो होगा डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो वायलेट का डेविएशन जो होगा वो सबसे ज्यादा, ये तो ऑलरेडी आप हटा दो। तो अब डाउट आपका किस में होना चाहिए था? इधर रेड में होना चाहिए या आपका जो है वो वायलेट में होना चाहिए। तो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, एनर्जी उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो वो सबसे ज्यादा आपका डेविएशन होता है। तो इसका बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली आप इसको मैथ का क्वेश्चन भी कर सकते हो और साइंस का भी कर सकते हो। साइंस का इस वजह से कर सकते हो
कि चूंकि ये दिया हुआ है प्लेन मिरर, तो आप साइंस का न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैथ में ही कहो, बट ठीक है, मतलब ये ऐड हो गया है तो आप इसको देख लो। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि अब एग्जाम में तो आप वो चीज नहीं करोगे, अभी आप क्या करो कि उसको आप एक ग्लास लो, आप आईना लो और उसमें करो, आपको आराम से पता चल जाएगा ये क्या है, 925 आएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये वन ऑफ द इजीएस्ट में से है। सन तो ल्यूमिनस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी ल्यूमिनस है, जो भी स्टार हैं वो ल्यूमिनस हैं, यानी उनके अपने लाइट एंड लाइट है वो। लेकिन जो जुपिटर है, जुपिटर प्लेनेट है, वो कहां से लाइट प्राप्त करता है, वो सन से प्राप्त करता है। तो सी हो जाएगा, सी जो ल्यूमिनस नहीं है। ये न्यूमेरिकल आपका है कि लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन incandescent lamp in a circuit. What is the amount of charge that flows through it in 10 millisecond? तो 10 मिलीसेकेंड का मतलब क्या है कि आप मिली सेकेंड है उसको आप सेकेंड में यदि बनाओगे तो क्या होगा, 0.1 सेकेंड। और एक फॉर्मूला होता है Q, यानी कि जो चार्ज है इक्वल टू आई टी। आई जो आपका करंट हो गया और टी टाइम हो गया। तो आई आपका 1.5 है और जो टाइम है 0.1 सेकेंड है। चूंकि सेकेंड वाले में आप करोगे तो ये क्या होगा, 0.015 कूलाम। तो 0.015 कूलाम, तो ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है जो हम पुनः उसको यूज कर सकते हैं। तो सोलर तो है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो वंस आपने कंज्यूम कर लिया तो वो कंज्यूम हो गया, वो उसको फिर से आप रिकवर नहीं करोगे। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो आपका जो ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन कलर देने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें कह रहा कौन सा फंक्शन नहीं है, तो स्प्लिटिंग वाटर। स्प्लिटिंग वाटर, यस, यानी कि जो खाना बनाने में जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, उसमें स्प्लिट वाटर करता है, तो है सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यस, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसका काम नहीं है, ये बाद में जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट वो यूज करेंगे, वो क्लोरोफिल का काम नहीं है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस, ये भी है। तो ये ए बी डी फूड मेकिंग प्रोसेस का काम है, लेकिन ये आपका एनर्जी कंजम्पशन का काम है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following statements about life processes in single cell organisms is not correct? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन जनरली प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसको हमने एक पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया, 22 वाले में भी हमने उस चीज को बताया था। दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गेन्स फॉर फूड अपटेक। ये कह रहा नहीं, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में क्या है कि सेम ही सिंगल सेल है, वो सारी चीज करता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप तो आराम से पकड़ लिए गए। तो ए आंसर हो जाएगा। सेपरेट ऑर्गेन्स इज नॉट नीडेड, ये सही है स्टेटमेंट है। वेस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, सही है। दे रिमेन इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सही है। इनके पास जो दूसरे बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो ए इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट पोजेस नॉट कोड मीन्स पृष्ठ रज्जु। ये इसमें किस में नहीं होता है, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि जो आपका एक तरह से कह सकते हो इसमें भी वो फाइंड करना है कि जो प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें से जो होलोथूरिया है वो नहीं होगा, यानी कि हार्डमेनिया जो है, हार्डमेनिया आपका ये इसमें नॉटकॉट जो नहीं होता है, नोटोकॉड यानी कि पिष्ट रज्जु नहीं होता है। तो ये यानी कि आपको प्रोकैरियोट्स ये फाइंड करना है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो उड़न मीन देखोगे आप, सालमेंडर, ये दोनों तो बड़े जीव है ना, बड़े जीव इन द सेंस मल्टी सेलुलर हैं, तो इसलिए इनमें से तो ये आप, तो इसमें दो और में डाउट था, ए और बी में, तो आप बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि which one of the following pairs is not correctly matched। करा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक सूट। सूट का मतलब क्या, सू आपका सपोज कोपल जिसको बोलते हो, मान के चलो कि बंबू सूट है, यानी कि बंबू का एक पौधा निकल रहा है, तो ये क्या है, वो प्रकाश की दिशा की ओर जाएगा ना, तो ये तो सही मैच्ड है।
नेक्स्ट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि गुरुत्वाकर्षी रूट, जो जड़ है क्या है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, इसका मतलब जमीन में जाता है, तो ये भी तो करेक्टली है। केमोट्रॉपिक पॉलन ट्यूब, यानी कि रसायन अनुवर्ती पराग नलिका, पराग नलिका जो क्या है, वो रसायन अनुवर्ती यानी कि जिस ढंग का केमिकल रिलीज होता है उसके अनुसार वो बढ़ता है, बनता है, तो ये भी सही है। अब हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक फ्लावर, फ्लावर हाइड्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोट्रोप्स जो होते हैं एक तरह से सोल्यूबल इन वाटर, तो फूल क्या सोल्यूबल वाटर में है, नहीं, तो ये आपका डी जो है गलत है, मैच करेक्टली मैच नहीं है, तो डी ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर और एसिड, करा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन से या वाटर से या एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, तो कौन इसमें से नहीं करता, एयू, यानी कि जो सोना है वो लिस्ट रिएक्टिव है। अब लोहा तो करता है तभी तो जंग लगता है, सोडियम तो इतना ज्यादा करता है कि कहते हैं सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, अदरवाइज पानी में रखेंगे वो आग लग जाएगा, तो ये तो आप ये आराम से हटा लिए, आयरन आराम से हटा लिए। कॉपर आप तांबे के पानी तांबे के जग में, तांबे के पॉट में वाटर रखते हो, तो क्या है एक ब्लू टाइप का बन जाता है, ऑब्वियसली वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सोना वाले में रखो तो वो नहीं होता है। ओके, सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, अब ये देखो अभी हमने देखा ना कि हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्ट जल्दी ये कौन करता है, सोडियम करता है, तो बी आपका, इस वजह से इसको केरोसिन में रखते हैं, तो ये यहाँ भी आ जाएगा, काम आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद अल्युमिनियम पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट, करा मैग्नीज को जो हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड में अल्युमिनियम के साथ, पाउडर के साथ, तो कौन सा इसमें से रिएक्शन करेक्ट होगा, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि एनर्जी ये रिलीज होगा। अब ये एक्चुअल में देखा जाए कि बाई हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, अब एक्चुअली इसमें से ना ये लगेगा आपको, यदि पहले के क्वेश्चन हमने यदि देखा है तो उसमें लग रहा है यहाँ कि हम एनर्जी टोटल लगा रहे हैं, लेकिन जब रिएक्शन आप देखोगे तो ऐसे आप फर्स्ट हैंड में आपको बी लग सकता है, इन द सेंस मुझे भी बी ही लगा था पहले, लेकिन यदि आप रिएक्शन देखोगे तो ये MnO2 रहता है प्लस आपका Al, अब इसको ये करोगे तो Mn प्लस Al2O3 और प्लस हीट, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम करते हैं 3MnO2 प्लस 4Al, तो ये बनेगा 3Mn प्लस ये आपका 2Al2O3, इसका मतलब क्या है कि इसमें आप मैग्नीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, Al2O3 बन रहा है प्लस हीट जनरेट हो रहा है, तो जब हीट जनरेट हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है। ओके, सो ये आपका जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये करेक्ट है, मे बी यूपीएससी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन चीजों को कर सकता जो, लेकिन इन माय ओपिनियन इट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following properties decreases across the periodic table from left to right and increases from top to bottom, तो ये जो आपका इजिएस्ट क्वेश्चन है, यदि आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है तो ये एटॉमिक रेडियस होता है। नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय, ये भी आपका इजी है, ये एनीमोमीटर, अब इसी में मैंने बोला था कि इसमें मान के चलो नहीं पता है ना, तो ये पवन वेग मापी ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो पवन है उसके वेग को माप कर रहा है, तो यही तो हो गया ना, तो इंग्लिश वाला आप नहीं भी जानते हो हिंदी वाला को देख लो, हमेशा इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यदि दोनों क्वेश्चन पेपर दोनों में है आपका, तो दोनों को देखना चाहिए, तो आपका समझ में आएगा। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर, कीप कंटिन्यू, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, आप 11 ईयर्स का फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, इन 11 ईयर्स का प्रॉपर तरीका से करोगे तो जरूर आपका फायदा होगा और आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, थैंक यू।